नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जो वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, इनकी जो डिटेल्ड वाइज जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ। आप टेलीग्राम पर जब आओगे तो सर्च बार का ऑप्शन लिखा होता है, उस पर तो सर्च करना आपको AR क्लासेस PDF, बगैर स्पेस दिए हुए आपको ये सर्च करना है। यहाँ पर मैंने जो भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं और जितने भी टॉपिक्स कराए हैं डिटेल्स के साथ, तो वहाँ पर इनकी सबकी आपको क्या है PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो यही मुझे बताना था आप लोगों को। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है, अगर A मैट्रिक्स है कोई आयोटा 0 0 आयोटा, तो ये कह रहा देन A की पावर 4n है जो वो किसके इक्वल होगा। अगर n क्या है हमारे पास बिलोंग्स टू n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें बताना है। और जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं वो इस तरीके से रखे हैं, AI मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा या -A के इक्वल होगा, या A के या फिर -I के। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या A का स्क्वायर निकालते हैं। A स्क्वायर कैसे निकालेंगे, A.A करके। तो ये हो गया आयोटा 0 0 आयोटा, फिर आयोटा 0 0 आयोटा। हम पहला रो पहला कॉलम करते हैं। तो देखिए, पहली रो को जब करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो पहला एलिमेंट हमें मिलेगा I की I से गुना करी तो ये बन गए I स्क्वायर। I की अब यहाँ 0 से गुना करेंगे तो 0 बन गया है। तो फिर I की सेकंड एलिमेंट के साथ करेंगे, यहाँ पर सेकंड कॉलम है जो, तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा। तो I की 0 से गुना करी 0, और 0 की I से करी तो ये भी 0। फिर हम लेते हैं सेकंड कॉलम के जब एलिमेंट निकालेंगे यहाँ पर हम, तो ये आएगा 0 की I से करी तो 0, और I की 0 से करी तो ये भी 0। इधर 0 से 0 की करी 0, और I की I से करेंगे तो ये भी आयोटा स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, तो ये 0 0 और ये -1। इसको हम थोड़ा ध्यान से देखिए, A स्क्वायर की वैल्यू निकल रही है। इसको हम फर्दर देखते हैं। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बच जाएगा अंदर 1 0 0 1। और ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है 2 ऑर्डर की। ठीक है, ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है 2 ऑर्डर की। और 3 ऑर्डर की क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है कितने की भाई, 3rd ऑर्डर की। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ गए। तो माइनस किसके इक्वल आया, I के इक्वल आया कितना भाई, A स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया A की पावर 4n, तो A 4n को मैं क्या लिख सकता हूँ, A की शक्ति 4 करके और उसकी होल पावर क्या हम n कर देते हैं। या इस स्क्वायर को भी मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर का भी स्क्वायर करके n में तोड़ देते हम। जब ये पॉजिटिव, जब हम इवन पावर कर रहे हैं, इवन पावर पर आइडेंटिटी माइनस निकल के आ रही है, तो 4n पर भी आइडेंटिटी क्या निकल के आएगी, -I ही वैल्यू देगा। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन 2 है जो हमें दिया हुआ है कि जो तीसरी टर्म है किसकी भाई, 3rd टर्म ऑफ GP, वो हमें 4 दी हुई है। कितनी है भाई, 4। तो क्वेश्चन में पूछा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब एक गुणोत्तर श्रेणी हमें दी हुई है जिसका तीसरा पद है वो 4 दे रखा है। तो क्वेश्चन ने पूछा है अगर हम शुरू की 5 जो प्रथम 5 पद होंगे उनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए हमें इट मीन्स क्या, A3 = 4 गिवन है। और GP क्या होती है हमारे पास, GP की जो जनरल टर्म होती है वो AR स्क्वायर AR³ एंड सो ऑन। और जो इसका nवां पद होता है वो किसके इक्वल होता है, ARn-1 के इक्वल होता है। तो इस 3rd टर्म को हम क्या लिखते हैं भाई, इसमें AR स्क्वायर, क्योंकि n की जगह पर 3 है, तीसरी टर्म है, तो 3 - 1 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 4। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है 5 पद है, जो शुरू के प्रथम 5 पद है उनका गुणनफल बनेगा AR स्क्वायर AR3 AR4, ये 5 पद हो गए।
तो जब भी हमें क्या इनका प्रोडक्ट निकालना है तो इनका क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 पद हो गई। अब हम a की वैल्यू देखते हैं, 5 है तो ये a की पावर 5 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ऐसे ही इस केस में देखेंगे r r r तो इनकी पावर भी जुड़ जाएंगी। 4 3 7 2 9 और इसके ऊपर कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है, 1 है, तो r की पावर 10। इसको फर्दर हम जो सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ar² की पावर 5 लिख सकते हैं। a की पावर भी 5 होगी और r की पावर भी 10 हो गई। अभी इस ar² की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन थी, कितनी है भाई, ये 4, तो 4 की पावर 5, ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आ जाएगा। या फर्दर आप सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो आंसर। तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 चौका 1024, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, HSSC में जो एग्ज़ाम हुए हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स y² इक्वल टू 4ax + a इज। ठीक है, ये हमें बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स की क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले हमें जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं, y² इक्वल टू 4ax + a। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या डिफरेंशिएशन करने पर। तो देखो मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता रखा है, x की पावर n का dy/dx करते हैं हम, तो फॉर्मूला हो जाता है nx n-1। तो ये पावर आगे आ जाएगी 2y और y का करेंगे तो dy/dx। ठीक है, अब हम इसका करते हैं तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी भाई, 4ax की करेंगे तो 4ax का तो हो जाएगा 1 और जब इस 4 की इसके साथ करेंगे तो कांस्टेंट तो बन जाएगा 0। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास ये। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, तो dy/dx और ये 2y है इसके साथ, तो ये 4 है इसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, तो 4 से कट गया ये 2। तो जो a वैल्यू आई, a की जो वैल्यू आई वो क्या आई, y/2 dy/dx। इस dy a की जो वैल्यू है, इसको जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम क्या यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए जब इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन हमें गिवन थी y² इक्वल टू 4ax + a, तो y² तो हमारे पास एज इट इज ही रहेगा 4, a की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, y/2 dy/dx, और साथ में ये x प्लस में फिर a की दोबारा से वैल्यू रखेंगे y/2 dy/dx। तो देखिए इस 4 से ये यहाँ पर 2 है जो 2 बार कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो y² इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया भाई, 2y और ये dy/dx और अंदर रह गया x प्लस के y/2 dy/dx। ठीक है, अब हमने फर्दर क्या है, इसकी सारी गुना इसके साथ करते हैं अंदर, तो ये y² इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास, 2y, ये साथ में x है तो ये हम लिख देंगे xy dy/dx प्लस में 2y/में 2 लिखेंगे, जब हम 2y तो यही है और ये y/2 लिखेंगे, 2 से 2 कट गया तो y आपस में गुना होकर क्या बन जाएगा, y² बन जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ y² और dy/dx, ये 2 बार है तो इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब देखो y तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो यहाँ से मैं y से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से भी y से डिवाइड, ये भी y से डिवाइड, ये भी y से डिवाइड, या y कॉमन ले लेते हैं, बात एक ही है। तो ये वैल्यू क्या बच जाएगी यहाँ पर, y यहाँ पे बच जाएगा 2x dy/dx प्लस में ये एक y कट जाएगा तो y dy/dx का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा। देखो बहुत ही आसान था ये, हमें सॉल्व करना था इस फैमिली इक्वेशन ऑफ कर्व को
ये हमें वैल्यू गिवन थी, हमने क्या करा डिफ्रेंशिएशन कर दिया दोनों तरफ से, जिससे कि हम ये क्या ए की वैल्यू निकल के आए। तो 2y, y की हमने x की पावर n कंपेयर करके किया तो वाई स्क्वायर का बन गया 2y dy/dx इक्वल टू 4a। x का तो 1 हो गया, कॉन्स्टेंट है 0 तो हटा देंगे हम, तो 4a के इक्वल आ गया। जब ये इस 4 को इधर लेके गए हम तो ये बटे में 2 चला गया, y/2 dy/dx, ये एक वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को हम क्या जो गिवन इक्वेशंस थी उसमें हम रख देते हैं। तो ये हमने इक्वेशन रखी थी वही वाई स्क्वायर 4a x प्लस a, जो कि हमें क्या गिवन थी, ये हमने यहाँ पर रख दी। a जहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है y/2 dy/dx, यहाँ पर a था तो ये x के प्लस में, तो ये dy/dx y/2। अब हमने किया क्या, यहाँ पर 2 से कट गया तो 2y dy/dx x y/2 dy/dx। अब इसके हमने क्या हर एक के साथ अंदर गुना कर दी, तो 2yx तो 2xy dy/dx, फिर 2y की y से करी तो y²/2 है, तो उसे 2 कट दिया तो y² बच जाएगा खाली dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से y सब में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक y बच गया और 2x बच गया, dy/dx यही है, और y² था ये y से डिवाइड दिया था कॉमन लिया था जब हमने, y बच गया dy/dx का होल स्क्वायर। इतना सा एक क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, NCERT का क्वेश्चन है, बिल्कुल आने के चांसेज है इसके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम पे कर लिया है, 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो ये क्या कह रहा है, इफ ए 9 डिजिट नंबर, ये हमें कोई नंबर दे रखा है 389x 6378y इज डिविजिबल बाय 72, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। 6x 7y की वैल्यू क्या होगी। ये देखो हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सीजीएल मेंस में भी आपका क्या अपीयर हो चुका है ये क्वेश्चन है जो। तो HSSA में भी क्या है हमारा एक नंबर सिस्टम से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का आप हरियाणा पुलिस का पेपर उठा के देख लो, SI का, कांस्टेबल का, या हमारे जो JEE के पेपर हुए वो और क्लर्क के, तो नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है, वो भी एडवांस लेवल का। तो वही लेवल मैंने यहाँ पर मेंटेन रखा हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि ये कोई 9 अंकों की कोई संख्या है, अगर हम इसको 72 से भाग हो जाता है पूरा पूरा, तो क्या कह रहा है 6x + 7 पे अंडर रूट की वैल्यू जो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि 72 से कोई भी संख्या कब डिवाइड हो सकती है, जब वो 8 का मल्टीपल हो और 9 का मल्टीपल हो। 72 को हमने 2 फैक्टर में तोड़ दिया, 8 और 9, 8 नहीं 72, 8 के में भी और 9 से भी। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम जो 3 अंक होते हैं, कौन से भाई, अंतिम 3 अंक जो होते हैं वो 8 का गुणनफल होना चाहिए। 8 का क्या होना चाहिए, गुणनफल। तो अंतिम 3 अंक देखे मैंने 1 2 3, तो ये आ रहा है 7 8y। अब देखो अगर मैं इसको 8 से भाग देता हूँ तो काटना है इसको, 8 8 64, 8 9 72, 9 बार गए, 8 9 72, कितना बच गया भाई यहाँ पर 6। अब y का मान ऐसा क्या लूँ जो ये पूरा पूरा कट जाए, तो सीधी सी बात है 8 8 64, अगर ये y की जगह पर 4 आ जाए और 6 हमारे पास पहले बचा हुआ था शेषफल, तो 8 8 64 एक ही नंबर आता है, तो y का मान मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एक वैल्यू तो मेरी निकल कर आ गई कि y का मान भैया मुझे कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम दूसरा पूरा नंबर कंसिडर कर लेते हैं, 3 8 9 x 6 3 7 8 और y की जगह पर आ गया हमारे पास कितना भाई 4। अब क्या कह रहा है, हमने 8 के लिए तो चेक कर लिया, अब करते हैं 9 के लिए। 9 का क्या होता है, जो जितने भी अंक आपको दे रखे हैं उनका जोड़ क्या 9 का मल्टीपल हो या फिर 9 से डिवाइडेड हो। तो देखो एक तो 9 से ये 9 कट गया, 1 6 3 9 से 9 कट गया, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। और भाई ये हो गया आपके पास 8 3 11 11 और 7 कितना होगा भाई 18, यही तो बन गया 8 3 11 11 और 7 18। 18 का जब 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, तो ये भी 9 बन गया। अब हमारे पास बच गया भाई 8 4 12, 8 4 12 में 1 और 2 जोड़ेंगे तो इनका डिजिट सम कितना बना, 3 बना। अब मुझे डिजिट सम चाहिए कितना, 9, तो x का मान मैं क्या रखूँ कि 9 बने, 3 अगर मेरे पास है तो x का मान क्या कंसिडर करना पड़ेगा, मुझे 6 मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा, 6, तब जाके क्या 9 बनेगा। 3 तो ये है और 6 ये, 9 से 9 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो x का मान यहाँ से मेरे पास निकल के आया भाई मेरे कितना 6, तो ये मैं इधर ले देता हूँ, x का मान कितना निकल कर आया 6। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो रख दो इसमें अंडर रूट में 6, x की जगह पे मैंने रख दिया 6 जमा में 7 गुना के y की जगह पे रख दिया 4, तो 6 6 36 प्लस में 7 चौक 28 पूरे पर अंडर रूट, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया 64, और 64 कितने का होता है 8 का अंडर रूट होता है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हुए चलना इन टाइप के क्वेश्चंस को। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें वेरिएंस निकालना है, फाइंड वेरिएंस, और डाटा दिया हुआ 3 7 10 18 22। ठीक है, ये हमें इनका क्या निकालना है वेरिएंस। तो देखिए वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/n समेशन xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर हम करके अगर निकालते हैं सबका जोड़। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे n चेक करना पड़ेगा, इसमें n कितने 1 2 3 4 5, टोटल n की संख्या कितनी इसमें 5, और हमें xi दिया हुआ है कितना 3 7 10 18 22। तो हम पहले क्या निकाल देते हैं इसका x बार निकाल देते, इट मीन्स ये क्या है इसका मीन है। ठीक है, माध्य जिसको हम बोलते हैं। तो ये हम निकालेंगे, इन सब का जोड़ कर लेंगे, 3 7 10 10 20, 20 और 22 कितने हो गए 42, 42 और 18 कितने हो गए भाई 60, 60 बटे 5 कर देंगे भाई कुल योग बटे में कुल संख्या। तो ये xi आ गया हमारे पास कितना 12 जो मीन था। ठीक है, x बार। अब यहाँ पर हम निकालते हैं xi माइनस x मीन का स्क्वायर, फिर इन सब का क्या कर लेंगे सम कर देंगे। यही तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फॉर्मूला में गिवन था भाई, ये वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो वेरिएंस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब देखो 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, 9 का तब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आ जाएगा भाई ये 81, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव, जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव टर्म बन जाएगी सारी। 12 में से 7 गए तो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 25, यहाँ पे बच गए 12 में से 10 गए तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 12 में तो 18 गए तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 12 में तो 22 गए तो ये कितने बच गए 10, 10 का स्क्वायर 100। अब इन सब को हम ऐड कर लेते हैं, तो देखो ये कितना बन गया 40, 140, 140 और 80, ये हो गया भाई आपका 220, 220 और 26 246, कितना बन गया भाई ये 246, 246। अब हमें क्या निकालना था वेरिएंस निकालना था, फॉर्मूला पुट कर दो, इन सब का समेशन आ गया 246 डिवाइडेड आ जाएगा 5 चौक 20, कितने बच गए भाई 4, 6 5 ने 45 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वेरिएंस जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 49.2 निकल कर आ जाएगा। ये ध्यान रखना स्टैट से आपका मीन मॉड मीडियन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन जिसको हम बोलते हैं, इनसे क्वेश्चन आपका आना ही आना है अब की बार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का इक्वेशन निकालना हमें दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ओरिजिन एज सेंटर एंड पासिंग थ्रू द वर्टिसेस of an equilateral triangle whose median is of length 3a is। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा कॉनिक सेक्शन के अंदर से मैंने आपको बता रखा है जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछी जाए सर्कल की तो वो क्या होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अब इसने कह दिया जो ये सेंटर जो इसका केंद्र है
इस वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब उसके बिंदु जो होंगे, और सेंटर क्या होते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेंटर क्या होते हैं, एच और के। ये मैंने पार्ट जो थर्ड था, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, उसमें भी मैंने बताया था कि एच और के क्या होते हैं, इसके ओरिजिन होते हैं। तो ये जो वैल्यू वो ओरिजिन है, इट मीन्स ये क्या होंगी, 0 0 होंगी। जब इसमें मैं 0 0 रखता हूँ तो ये इक्वेशन दोबारा से क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बन जाएगी। अब मुझे आर स्क्वायर इट मीन्स मुझे रेडियस चाहिए। अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ये क्या कह रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, जिसका केंद्र कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, 0 0 है इसके, ठीक है। और ये इंस्क्राइब्ड, ये हमारे पास कर रहा है किससे, कि जो वर्टिसेस है किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इससे पास करता है, ठीक है। ये हमने कोई ट्रायंगल मान लिया ए बी सी, ये इसका सेंटर था ओ, जिसके पॉइंट्स क्या थे, 0 और 0। अब यहाँ पर कह रहा है इसकी जो लेंथ थी मीडियन की, ये मीडियन है इसका, इसकी जो लेंथ है वो टोटल 3a है। अब एक चीज़ बताओ, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हमारे पास अगर सर्कल के अंदर ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल हो और इसके वर्टिसेस को क्या है भाई यहाँ पर टच करता हो सर्कल का, तो ये इसको 2:1 में डिवाइड कर देता है। किस में कर देता है भाई, 2:1 में। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो सेंटर हो गया, सेंटर से लेके यहाँ तक की जो ये भुजा गई, यही तो इसकी रेडियस है, यही तो इसकी त्रिज्या है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। अब देखो ये टोटल 2 और 1 3 पार्ट है, 3 पार्ट हमें इक्वल दे रखे हैं कितने के, इस पूरे की लेंथ हमें मीडियन है तो 3a गिवन है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 के इक्वल आ गई, ठीक है। इट मीन्स जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2a हो जाएगी। भाई जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट निकल के आया 2a और नीचे वाला आया खाली a, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आया 2a। अब हमें रेडियस पता लग गई, तो जो रेडियस निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 2a। अब हमें इक्वेशन पूछी थी इसमें, तो इक्वेशन हो जाएगी x² y² इक्वल टू 4a स्क्वायर। भाई रेडियस की जगह पे 2a रखूँगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। बहुत ही ईजी है, बस ये आपको क्या है, इसका कंसेप्ट है इसमें सारा, ये आपको ध्यान रखना था कि जो ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या है, वर्टिसेस पे टच होता है सर्कल के, तो जो ये इसका अंदर जो मीडियन होगा वो 2:1 में टूट जाता है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करना था। a की वैल्यू आ गई 1, इट मीन्स ये वाला पार्ट जो a होगा और ये बड़ा वाला जो ये 2a होगा, रेडियस हमें पता लग गई 2a, तो बस वैल्यू रख दी हमने, तो आंसर आ जाएगा x² + y² इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 तो यही था जो मैंने कराया था। अब 7वां क्वेश्चन देखो, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 0 से 1 तक, tan इनवर्स x 1 + x² dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इस पर। अब मैं देखता हूँ इसमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि कोई एक दूसरे का कोई हमें डिफ्रेंशिएटिंग तो नहीं दे रखा है इसमें। तो मैंने देखा tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x² होता है, 1/(1 + x²। तो हम क्या कर देते हैं इस केस में t मान लेते हैं, तो tan इनवर्स x इक्वल टू मैंने क्या मान लिया भाई, t मान लिया, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो नीचे वाली टर्म निकल के आएगी। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम करते हैं t के में, तो ये क्या हो जाएगा 1/(1 + x² dx इक्वल टू किसके हो गया भाई, ये dt के। तो ध्यान से देखो, ये अगर मैं एक मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो इतनी वैल्यू है, ये जो मैंने इसके अंदर लिखी है 1/(1 + x dx, ये क्या बन गई, dt बन गई। और ये जो वैल्यू थी ये मैंने क्या मान रखी है ऊपर t, तो ये बन गई t। अच्छा, और इसमें जो अब की बार जो लिमिट की जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएंगी हमारे पास, क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी तो हम इसको एज इट इज़ रखते हैं 0 से 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये बन जाएगा t²/2, क्या बन जाएगा, t²/2। अब देखो ये t है, यहाँ पर 0 से 1 x के रेस्पेक्ट में था, जब हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर x की हम यहाँ पर क्या रख देते हैं 1 रख लेते हैं वैल्यू। तो 1 कब देगा हमें π/4 पे, तो लिमिट चेंज हो जाएंगी 0 से 1 है ना, ये 1 कब देगा π/4 पे, तो 0 से लेके π/4। तो ये हमने लिमिट चेंज करके यहाँ पर रख दी 0 π/4। अब इस पर यहाँ पर रखते तो पहले अपर लिमिट π/4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2। ये तो 0 ही बन गया पूरा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो π²/16 और ये नीचे 2 है 2, तो ये आ जाएगा π²/32 और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जो ये n बिलोंग्स टू n, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो या जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n+1/2 की पावर n। बी ऑप्शन दिया हुआ है n फैक्टोरियल थ्राइस ऑफ n+1/2 की पावर n। सी ऑप्शन दिया हुआ है n फैक्टोरियल लेस देन n+1/n की पावर n। और डी दिया हुआ नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, तो देखिए हम सबसे पहले n ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, n की वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं और 1 से ज़्यादा। इक्वल टू दे दिया तो 1 तो रखना ही रखना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले हम जब n इक्वल टू 1 रखते हैं तो पहला ये ऑप्शन हमने उठाया 1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 1 जमा 1 2/2 और पावर 1। n की जगह तो हमने 1 ही माना है तो ये, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्या 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा है नहीं है। तो जब ये इक्वल टू की कंडीशन पे फेल हो गया तो आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हम चलते हैं सेकंड के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो n फैक्टोरियल कितना हो गया 1 थ्राइस, तो ये हो जाएगा दोबारा से 1 आ जाएगा यहाँ पर 2/2 करेंगे तो ये और ये 1। तो ये कुछ समझ में आ रहा है 1 × 3 क्या है, ये कुछ नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत। तो पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन गलत। अब हम चलते हैं ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो देखिए ऑप्शन थर्ड जब हम देखते हैं तो n इक्वल टू 1 ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1 फैक्टोरियल है जो लेस देन 2+1 सॉरी n 1+1/2 की पावर, तो ये 2/2 1 हो जाएगा 1 की पावर 1, तो 1 लेस देन 1 हो सकता है। यहाँ से अभी हमें कुछ नहीं पता लग रहा, तो हम क्या करते हैं एक वैल्यू ऊपर और रख के देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं n इक्वल टू 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 फैक्टोरियल 2+1 रखेंगे इधर हम 2+1/2 और पावर में कितनी हो जाएगी 2। तो देखिए ये दोबारा से सिंप्लीफाई करते 2 लेस देन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई, ये हो गया 3/2 का स्क्वायर। तो 2 लेस देन 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 और 9/4 की वैल्यू कितनी होती है लगभग में भाई 4 दूनी 8, 1 बच गया 4 दूनी 8 4 पंजे 20। तो इस तरीके से तो ये आ गया कितना 2.25। क्या 2.25 से छोटा है? बिल्कुल है। हम एक और वैल्यू चेक करके देखते हैं 3 फैक्टोरियल जब हम n इक्वल टू 3 रखें तो 3 फैक्टोरियल लेस देन 3+1/2 की पावर 3 कहाँ से आ गया, ये n ही है। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 6 लेस देन 3 1 4/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई हमारे पास, सॉरी ये 2 आ गया। अब 2 का कितना है 1 क्यूब, तो 6 इज लेस देन कितना भाई 8। तो 6 क्या 8 से छोटा है? बिल्कुल है। तो यहाँ से हमने देखा भाई 1 पे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसने कहा कि इक्वल टू पे देख सकते हैं ज़्यादा पे भी, तो इक्वल टू पे तो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम 2 पे जाते हैं 3 पे जाते हैं ग्रेटर देन वैल्यू के लिए, तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, 8 तो मैंने यही करा दिया आपको। हमें दिया हुआ है f1 की जो वैल्यू है वो 1 है और fn+1 ये हमारा रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है। fn+1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fn+1 है। तो कह रहा है
इफ कंडीशन दे दी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन एफ एन इज, अब हमें ऑप्शंस देखिए इसमें कितने अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। 2n+1, 2 की पावर n, 2n-1, 2n-1 -1, इस तरीके से हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए हमें इक्वेशन है जो वो दे रखा है, फंक्शन 1 जब हम रखते हैं यहाँ पर वैल्यू 1 तो ये 1 गिवन है और एफ एन ही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन से सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ एन प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एन प्लस 1, तो ये प्लस का 1 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ एन प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि एफ एन पूछा तो एफ एन हम यहाँ पर निकाल लेते वैल्यू है जो फंक्शन की, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एन, तो यहाँ से एफ एन में निकालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, तो एफ एन की जो वैल्यू थी हमारे पास ये निकल गया है। अब क्वेश्चन में कहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू, जब हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये वैल्यू इस फंक्शन में तो क्या आएगा भाई मेरे पास, देखो f 1 जमा 1 2 माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू f1 आ गया। n की जगह पे हम 1 रख रहे हैं ये वाली वैल्यू और यहाँ पर भी 1 रखी थी तो 1 और 1 2 बन गए थे। f1 का मान मुझे दिया हुआ 1, तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ भाई, यहाँ पर ये 1 आ गया। अब इसकी जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो f2 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया भाई, 2 की 1 से गुना करेंगे 2, ये माइनस का 1 इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का, तो जो f2 का मान आया वो कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। सिमिलरली हम इसका सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, जब हम n इक्वल टू क्या रखते हैं भाई 2, n 2 रखा मैंने यहाँ पर तो f क्या बन जाएगा ये 3, 2 जमा 1 3 बन गया, माइनस का 1 बटे में 2 बराबर ये कितना बन जाएगा f2, और f2 का मान कितना निकल के आया मेरे पास यहाँ पर 3, तो इस जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ भाई 3, तो f3 की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये 3 दूनी 6 घटा के 1 इधर जाके जमा के 1, तो f3 की वैल्यू आ गई कितनी भाई ये 7। ऐसे ही जब मैं n इक्वल टू 3 रखता हूँ ऐसे हम चेक कर लेंगे 2-3 वैल्यूज, ठीक है, फिर उस समय आइडिया लग जाएगा कि इनमें से किस तरीके से क्वेश्चंस ये जो ऑप्शन है वो अरेंज कर रखे हैं। तो n इक्वल टू 3 रखा मैंने यहाँ पर, 3 और 1 4, तो ये f4 आ गया, माइनस का 1 अपॉन में 2 बराबर f n की जगह पर 3 रखा तो f3 का मान कितना निकल के आया 7, तो ये रख दिया भैया मैंने 7 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो f4 बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 घटा के 1 इधर जाके जमा के 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई मेरे पास 15 निकल कर आ जाएगी, कितने निकल के आ जाएगी 15। अब मैंने यहाँ पर चेक किया कि जब f1 की वैल्यू तो भैया मुझे दे रखी है 1, f2 की वैल्यू निकल के आई मेरे पास 3, f3 की वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास 7, f4 की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है कितनी 15, कितनी निकल के आ रही है 15। तो मैंने देखा ये जो भी मैं ले रहा हूँ ये सारे ऑड नंबर आ रहे हैं, इट मीन्स 2 के मल्टीपल से कुछ वैल्यूज़ कम आ रही है। तो मैंने देखा शायद ये लगा के देख ले भाई, हम 2 की 1 माइनस 1 तो ये कितना आया 1 आया, 2 की 2 माइनस 1 किया मैंने तो कितना आ गया ये 3 आ गया, 2 की 3 करा माइनस 1 किया तो ये कितना आ गया 7, 2 की 4 किया 16 माइनस 1 कितना आ गया 15 आ गया। यही तो वैल्यूज़ आ रही है भाई ये सारी, तो इट मीन्स जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है n यहाँ पर, और साथ में क्या हो रहा है -1। तो मेरे पास जो जनरल टर्म बनेगी वो किस तरीके से बनेगी 2 की पावर n -1, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यही fn हमारे पास होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप से क्वेश्चन को हम करते हुए चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसकी हमें वैल्यू बतानी है sin π/18, sin π/9, sin 2π/18, sin 5π/18, इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो देखिए पाई जो होता है जब इसको हम डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 हम वैल्यू लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 180/18 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। पाई को जब हम डिग्री में है तो 180 से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, बटे में 18 करा तो ये आ गया 10। पाई बटे यहाँ पर 180/9 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 20, तो ये आ जाएगा साइन 20। यहाँ पे 2 पाई बाय 18 करेंगे, 18 से कट गए कितनी बार पर भाई यहाँ पर 10, और 10 की यहाँ पर हमने गुना करी तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 40, साइन 40 डिग्री। प्लस में इसको चेंज करा हमने तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास कितना 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री। ठीक है भाई। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को अब आगे हम फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने रिलेशन बना ली साइन 10 और साइन 50 इकट्ठा करके, प्लस में साइन 20 और साइन 40, इसको हमने एक साथ रख दिया। ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला जो है कि साइन 180 माइनस थीटा जब हम करते हैं तो वह किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के ही इक्वल होता है। तो साइन 10 को तो हम एज इट इज़ रखेंगे, साइन 50 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 130। अब कहोगे ये 130 कैसे लिख दिया साइन 50 को, मैंने यही तो बताया था को 180 में से कुछ भी थीटा अगर माइनस करते हैं तो वो साइन के ही इक्वल आता है। तो साइन 180 माइनस 50 करूँगा, 130 करता हूँ तो साइन 50 तो मिलता, तो इस 130 को हमने तोड़ ले दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर चलते हैं। तो ये साइन 20 तो मेरे पास ही है, इस 40 को जब हम करेंगे तो 180 माइनस 140 करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 40 आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, साइन 140। ठीक है, 40 माइनस करेंगे 180 माइनस 40 तो ये कितना आ जाएगा 140। अब ये देखो ये हमने एक इकट्ठा लिया था, ये वाला इकट्ठा लिया था, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन सी प्लस में साइन डी। देखो मैंने दो आइडेंटिटी यूज़ करी है, एक तो ये वाली मैंने यूज़ करी है, दूसरी मैं अब ये यूज़ कर रहा हूँ। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो ये वैल्यू सी है और ये वैल्यू डी है, तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन सी प्लस डी, 130 और 10 140, 140 का आधा कर देंगे तो ये आगे भैया 70 डिग्री। फिर कॉस सी माइनस डी, 130 माइनस 10। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 120, 120 का आधा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। प्लस में 2 साइन सी प्लस डी, 180 आ गया भैया, 160, 160 का आधा करेंगे तो 80 और कॉस का करेंगे 120, 120 का आधा करेंगे तो 60 डिग्री। अब 2 साइन 70, कॉस 60 पे वैल्यू 1/2, 2 साइन 80 और कॉस 60 पे वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया तो हमारे पास आ गया साइन 70 साइन 80। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आया। लेकिन जब आप ऑप्शंस की तरफ घूमोगे तो ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन ही गिवन नहीं है, तो ये हमें क्या है वापस पाई की फॉर्म में दे दिए गए क्वेश्चन। तो जब हम ऑप्शन ए पर चलते हैं तो ए ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। साइन 70 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 7 पाई बटे 18। ठीक है, साइन 7 पाई, पाई 180 18 से कटेगा तो भाई 10 आ गया, 10 7 70। ठीक है, और ये 180 है जो ये आ जाएगा हमारे पास, जो 80 निकल के आया वो आया आपका साइन 9 दूनी 18, ये 4 पाई बाई 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन से निकल कर आ जाएंगे। साइन 7 पाई बाई 18, साइन 4 पाई बाई 9। ठीक है, जब इस पाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 180, 9 से कट गया भैया कितनी बार पे 20, 20 की 4 से गुना करी तो ये 80 बन गया। यहाँ पर 180 रखा तो ये कट गया 10, 10 की 7 से गुना करी तो 70 आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं मिलता है तो फिर ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 11 हमें पूछा हुआ है कि अगर एक माइनस आयोटा है जो किसी, ये हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है, इसका एक मूल है, तो कह रहा है ए और बी की जो वैल्यूज है वो क्या होंगी। अब एक बात बताओ भाई मुझे, अगर हमें 1 माइनस आयोटा एक रूट दिया हुआ है, एक मूल है किसी द्विघात समीकरण का, तो 1 माइनस आयोटा
ये इसका क्या हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेकंड रूट निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास ये सपोज करो मैंने अल्फा मान लिया और ये क्या मान लिया भाई मैंने, बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसमें पहले मूलों का योग निकालते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल करते हैं। जब हम मूलों का योग करते हैं अल्फा प्लस बीटा तो जोड़ना इनको क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा जो मूलों का योग आएगा, मूलों का योग, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, 2। और जब हम मूलों का गुणनफल करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएंगे, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या बनेगी, प्लस। ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 निकल कर आ जाएगी। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग के साथ x लगा देते हैं और प्लस में मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या लिख देते हैं भाई, 0। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा हमारे पास, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स की, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 2, तो ये 2x प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2, तो ये 2 इक्वल टू 0। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करते हैं जो गिवन इक्वेशन है, तो कौन सी भाई हमारे पास, एक्स स्क्वायर ax प्लस बी इक्वल टू 0। कंपेयर किया हमने यहाँ पर, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई +2, तो -2 और 2 ये हमारे क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। तो ये बहुत ही आसान है जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो इसको ध्यान से देख लेना। पहले इसके सम निकाल देंगे, मूलों का योग, फिर मूलों का गुणनफल निकाल देंगे, फिर इक्वेशन बना लेंगे इस फॉर्मूले द्वारा, ठीक है। तो फिर हमने कंपेयर देखा गिवन इक्वेशन के साथ, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा रखे। जब भी अल्फा बीटा का क्वेश्चन आए तो अल्फा 1 मान लो, बीटा 2 मान लो, ठीक है। लेकिन हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, 0। तो इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और 1 जोड़ देंगे 3, अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे तो 3x प्लस में अल्फा बीटा 2 की रेख की गुना करी तो 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने कंपेयर करा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए का मान आ गया यहाँ से 1 भाई, इसके आगे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। बी का मान आ गया -3 और सी का मान आ गया यहाँ से 2, ठीक है। ये निकल कर आए और एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसका मान बताना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फ़ा ए बीटा प्लस के बी प्लस में यहाँ पर बीटा ए अल्फ़ा प्लस में बी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, 1, ए की वैल्यू निकल के आई भैया मेरे पास 1 और बीटा की वैल्यू 2, तो ये कितना आ गया 2 प्लस में बी का मान कितना है -3, तो ये 2 -3 बन गया, प्लस में बीटा का मान 2, ए की वैल्यू 1 अल्फ़ा की वैल्यू 1 तो 1 और बीटा की वैल्यू -3। तो यहाँ से मैंने देखा 1/-1 प्लस में 2/-2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1, पूरी कितनी बन गई -1, 2 से 2 कट गया, ये भी पूरा क्या बन गया -1 क्या बन गया -2। हम जब ऑप्शंस में जाते हैं तो डी ऑप्शन ये हमें देखने को मिलता है -2/a, जो कि इस सेटिस्फाई को करता है, जो -2 वैल्यू देगा, क्योंकि a की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे यहाँ पर तो 2 माइनस के बटे में 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। बाकी जो a, b और c ऑप्शन है उनमें किसी पे भी -2 निकल कर नहीं आता है। तो यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी इस क्वेश्चन के में, कि हमें अल्फ़ा 1 बीटा 2 मान तो लेते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस है उनमें हम डायरेक्ट वैल्यू पहले इसकी वेरिएबल की निकालते हैं जो हमें फंक्शन के बने, फिर ऑप्शन में सेटिस्फाई करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जो ये आपका हरियाणा जेई का जो पेपर हुआ था इलेक्ट्रिकल के अंदर आया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, ये हम मान लेते हैं, ये कह रहा है कोई एक वेक्टर ए है, तो ये हमने मान लिया भाई a1i
A2J A3K, ये हमने कोई ए वेक्टर मान लिया। अब कह रहा है जब इसका हम मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालते हैं तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ए वेक्टर की आई से गुना कर देते हैं। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, A1I प्लस A2J प्लस A3K, ये लिख लेते हैं हम सारा, और मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस किसके साथ, I के साथ। अब एक चीज़ समझो, क्रॉस के अंदर क्या होता है, ये I होता है, इधर J होता है हमारे पास, और ये K, ये ऐसे गुना में चलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, I J की जब हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, K। जब हम J और K की गुना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या भाई, I। और जब हम K की गुना करते हैं I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में तो हमें मिलेगा J। और जहाँ पर भी ये उल्टा हो गया तो वहाँ पर माइनस का निशान लग जाता है। अब देखो इस I के साथ मैंने I की गुना करी तो ये केस में क्या होते हैं, जीरो होते हैं, I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K, ये हमेशा सारे क्या होते हैं भाई, जीरो होते हैं। देखो I क्रॉस I जब मैं करूँगा तो ये तो वैल्यू जीरो बनेगी। अब मेरे पास आ गया ये A2J क्रॉस I प्लस में A3K क्रॉस I। अब देखो J क्रॉस I होता तो I J, लेकिन ये J I बन रहा है, इट मीन्स ये निशान कैसा बन जाएगा, माइनस का K, तो माइनस का A2 और ये आ जाएगा K प्लस में ये भाई हमारे पास A क्रॉस I चल रहा है, K I किसके इक्वल होता है, J के, सीधा लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा J वेक्टर। ठीक है, तो A क्रॉस I की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, ये मैं इधर लिख देता हूँ। तो A क्रॉस I, इसकी वैल्यू निकल के आई मेरे पास माइनस A2K प्लस A3J। ठीक है, अब हम ऐसे क्या कर लेते हैं, A क्रॉस J की निकाल लेते हैं। तो IJ के, तो ये हो जाएगा अब की बार J। तो देखो IJ के साथ करता हूँ तो ये बन जाएगा K, यहाँ से रख कर देता हूँ मैं गुना करने के लिए, तो ये बन जाएगा A1I गुना K। जब J करूँगा मैं तो IJ के साथ क्या बन जाएगा, K, तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दी मैंने K प्लस में J जीरो बन जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा। A3KJ, K की J से हुई, K की J से, तो ये तो J के होता है, K J तो उल्टा हो गया तो माइनस का I बना देगा, तो ये माइनस का A3I। तो ये मेरे पास A क्रॉस J की वैल्यू निकल के आई कितनी, A1K माइनस A3I। अब हम निकालते हैं A क्रॉस K की वैल्यू। जब हम यहाँ पर K रखते हैं तो देखो A1 के साथ क्या आएगा अब की बार, I K, ये तो K I होता, I K तो उल्टा हो जाएगा तो माइनस का J बना देगा, प्लस में J के I के इक्वल होता है तो A2I और K के जीरो बना देगा। तो ये A क्रॉस I की जो वैल्यू आई माइनस के A1J प्लस में A2I। ठीक है, अब हमने ये तीनों वैल्यू निकाल दिए, AI AJ और AK के क्रॉस। अब इनका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं सबका। क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देखिए अब जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, A क्रॉस I का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये तो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर। ऐसी A क्रॉस J का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। ऐसी A क्रॉस K का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा है इनके सब का जब हम प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा, सबको प्लस करो। देखो A2 तो 2A2 स्क्वायर, A1 2A1 का स्क्वायर, 2A2 का स्क्वायर और 2A3 का स्क्वायर। ये मैंने देखा सब में दो कॉमन आ रहा है, दो, तो ये क्या बच जाएगा भाई मेरे पास, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। अब मैंने देखा A1 A2 A3 था, जो मैंने A वेक्टर ही तो मान रखा था, ये A1I A2J और A3K। अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूँ तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर यही तो निकल के आएगा। तो इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2A वेक्टर का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा।
और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा। देखो मैंने आपको बिल्कुल आराम से समझाया, जिसकी वजह से आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट में ये मैंने आपको समझाया था ब्रीफली। शॉर्टकट में हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए के जे तो आगे के आई बनेगा, ये जे आई बनेगा, डायरेक्टली हम इसको कर सकते थे बाद में भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रोबेबिलिटी के अंदर से कुछ लोग इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में समझ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस आता है, किसके अंदर भाई, प्रोबेबिलिटी के अंदर आए, तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो गिवन होती है NCR p की पावर r और 1 माइनस p की पावर n माइनस r। ये जो p है वो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेसिव केस की। p क्या है, छोटा p है जो ये सक्सेसिव केस इवेंट होता है, और जो स्मॉल q होता है वो फेलियर इवेंट के लिए होता है। किसके होता है, फेलियर इवेंट के लिए। ठीक है, इस q को हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जो ये q है वो 1 माइनस p के इक्वल होता है। किसके होता है, 1 माइनस p के इक्वल। तो ये p और इसको हम 1 माइनस p की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, q की पावर n माइनस r। तो ये p और q आप लोग समझ गए होंगे। p क्या होता है, सक्सेसिव इवेंट के लिए, q फेलियर इवेंट के लिए, या फिर एक में से सक्सेस का केस घटा देंगे तो फेलियर का बच जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ये मीन दे रखा है। जो मीन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो किसके द्वारा गिवन होता है, NP के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, NP के द्वारा। तो NP की वैल्यू हमें दे रखी है 2/3। ठीक है, कितनी दे रखी है भाई हमें, 2/3। और वेरिएंस है जो वो गिवन होता है NPQ के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, NPQ। वो हमें वैल्यू गिवन है 5/9। तो हमें तीन चीज़ों की पता होना चाहिए, तभी तो इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। भाई इस x r है, जो r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल टू 2 पे वैल्यू चेक करने है। इट मीन्स ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2, यहाँ पर 2 और n माइनस आर की जगह पे ये 2। अब हमारे पास तीन चीज़ें और वैल्यू चाहिए, p की पता होना चाहिए, p की हमें नहीं पता, q की पता होना चाहिए, q की भी नहीं पता, और n का मान भी नहीं पता। तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, इन्हीं आइडेंटिटीज से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी NP है, यहाँ पर भी NP है। अगर मैं नीचे वाले टर्म को ऊपर से डिवाइड कर दूँ, NPQ डिवाइडेड बाय NP, तो ये क्या आ जाएगा, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो 2 3 6, और ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू कितनी, 5/6। NP से NP कट गया, तो Q का मान आ गया भाई मेरे पास कितना, 5/6। 5/6 ये ना होने की है, तो होने की कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे, तो P का मान आ जाएगा कितना, 1/6। ये दो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, Q की भी आ गई और P की भी आ गई। अब हमें N का मान और पता करना है, तो N का मान कहाँ से निकालेंगे हम, इस वाले से। तो NP बराबर हमारे पास 2/3, P का मान इधर जाएगा तो डिवाइड में 1/6, तो ये 6/1 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो N का मान आ जाएगा कितना भाई, यहाँ से 2 दूनी 4। इस P को हम इधर ले गए, तो n का मान आ गया 4। सारी वैल्यूज हमें पता लग गई, बस हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें क्वेश्चन में, तो निकाल दो। n का मान आ गया 4c2, p का मान 1/6 की पावर 2, और q का मान कितना आया, 5/6, और n माइनस r कर देंगे, तो n कितना आया, 4 माइनस 2, तो 2। 4c2 को खोलते हम, 4c2, तो ये 4 गुना 3/2 खुल जाएगा, तो 2 3 6 वैल्यू आ गई है। अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। 6 से 36 कट गया 6 बार पर, तो ऊपर बच गया 25। 36 की 6 से गुना करी तो ये आगे 216, और यही हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। एक तो हमें r का मान पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन था कि x इक्वल टू 2 रखना है, x के इक्वल में जो होता है वो r होता है, तो r का मान हो गया 2। और ये NCR p की पावर ईयर q, p और q क्या होता है, सक्सेसिव इवेंट होते हैं, p सक्सेसिव होता है, q उसका फेलियर इवेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रोबेबिलिटी के ही ऊपर है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, फॉर्मूलों का खेल है। बस जिसको फॉर्मूले पता है तो वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। HSSC आजकल इसी तरीके से क्वेश्चन
घुमा के पूछता है। हमें हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन होता है पी ए बाय बी है जो, वो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो नीचे टर्म होती है वो आ जाती है। अब क्वेश्चन देखो, ए बाय बी हमें पता है, पी बी हमें पता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पी बी मल्टीप्लाई बाय पी ए बाय बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की तो वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। और एक फॉर्मूला हमारे पास है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है पी ए नॉट बी नॉट किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ए बी का होने का ये है, तो नॉट का क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी नॉट अपॉन में पी बी नॉट, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये इंटरसेक्शन का खेल क्या है, इसको भी हम देखो और दोबारा से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है ए यूनियन बी नॉट अपॉन में पी बी नॉट को क्या लिखेंगे 1 माइनस पी बी। किसी की प्रायिकता ना होने की क्या होती है, एक में से होने की प्रायिकता घटा देते तो वो ना होने की होती है। अब ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, ना होने की तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी नॉट ना होने की क्या है, जो पी ए यूनियन बी की होने की प्रायिकता है वो एक में से घटा देते हैं और नीचे 1 माइनस पी बी है। अब इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करते, ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी वो क्या होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इस ए यूनियन बी की जगह पर मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ और अपॉन में क्या आ जाएगा पी ए माइनस बी। ठीक है, 1 माइनस पी बी। तो ये मैंने देखा ए यूनियन बी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। पी ए यूनियन बी को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया, और पी ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें निकालना है तो ये रिजल्ट निकल के आया। ये तीन हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहे हैं और इससे हमारा पूरा क्या क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना एक बार बैक करके भी, अगर जिसको समझ में ना आया हो तो। अब देखिए इन्हीं के आधार पर मैं क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा पी बी। पी बी मुझे गिवन है 0.2 गुना में ए बी, ये कितना है 0.5। जब 0.2 को 0.5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 2 अंक छोड़ के लग जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1। कितनी आ जाएगी 0.1। अब मुझे निकालना है पी ए यूनियन बी। क्या निकालना है पी ए यूनियन बी, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू मेरे पास ये रही। तो पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस में पी बी। पी ए की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 0.6 प्लस में पी बी कितना है 0.2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.1। 0.6 में 0.2 ऐड किया, 0. कितना आ गया भाई ये 8 में 1 घट गया तो 0.7। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 0.7। भाई 6 और 2 8, 8 में से 1 गया तो 7, तो पॉइंट लगा हुआ तो 0.7 हो गया। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी क्वेश्चन में, ये चाहिए थी। ये मैंने किसके इक्वल निकाला था यहाँ पर, तो पी ए नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू किसके होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन में 1 माइनस पी बी। अब ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आई है 0.7, तो ये रख दी मैंने 0.7। और पी बी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 0.2, तो ये 0.2। इसको हम सॉल्व करते हैं, एक में से 0.7 जाएंगे तो 0.3 बच गए, और एक में से 0.2 जाएंगे तो ये बच जाएगा 0.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना बच जाएगा 3/8। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 16 है जो, वो हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। cos स्क्वायर θ/2 sin स्क्वायर θ/2 sin स्क्वायर θ/2 cos स्क्वायर θ/2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमें बताना था, इसको क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऐसे तो निकालते हैं, इसकी गुना पहले ऐसे करेंगे तो cos 4 θ/2 माइनस ये हो जाएगा sin 4 θ/2। तो इसको हम देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में तोड़ देंगे इसको, तो cos स्क्वायर θ/2 प्लस के sin स्क्वायर θ/2 में और एक बार माइनस में, तो cos स्क्वायर θ/2
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरी जो वैल्यू है इतनी, ये क्या बन जाएगी 1, और हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा के। लेकिन हमने यहाँ पर देखा जो ये एंगल है ये हाफ है, एंगल क्या हो रहे हैं हाफ हो रहे हैं, तो इट मीन्स जो ये वाला एंगल है ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा फिर यहाँ पर कॉस थीटा के। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं पूरे को कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में 1 है, तो ये इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है जो, उसमें हमें n का न्यूनतम मान बताना है, न्यूनतम मान n का न्यूनतम मान क्या है, और 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर n करके इक्वल टू 1 हो। तो हम क्या कर देते हैं इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये हमने रैशनलाइजेशन कर दिया हर का, पावर n इक्वल टू 1। तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, और पूरे की पावर n इक्वल टू 1। मैंने आप लोगों को पिछले सेट था जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 उसमें भी बताया था कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा होता है, और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होता है। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली 2 आयोटा अपॉन में 2 और पावर n इक्वल टू 1, और आयोटा स्क्वायर आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1, 2 से 2 कट गया, तो आयोटा की पावर क्या हो गई n इक्वल टू 1 आई। अब n का मान हम कितने रखें कि ये 1 आई, न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान 4 पर रखने पे तो 1 वैल्यू आती है, तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए सेट हमें दे रखा है -2 2 2 -2, तो कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, ए स्क्वायर इक्वल टू -4a, ए स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का 2a -3a, और ए स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो इनमें से फिर कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑप्शन है वो सही है, ये ए ऑप्शन है, बी सी और ये डी। तो देखिए सबसे पहले हम a डॉट ए करके ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो -2 2 2 -2, फिर दोबारा से सेम लिख देंगे, तो पहली रो पहला कॉलम, तो पहला एलिमेंट निकल जाएगा, 2 की 2 से गुना करी -4, 2 की 2 से करी +4, ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे ये भी। -2 की सेकंड वाले कॉलम से करते हैं तो -4, इस 2 की -2 से करी तो ये भी -4, 2 की यहाँ पर करी -4, 2 की इससे करी ये भी -4, 2 की यहाँ पर करी तो +4, माइनस माइनस प्लस के 4, तो ये क्या बन गया 8 -8 -8 8 बन गया। इसमें से मैंने देखा मैं इसमें से क्या है 4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 -2 2। अब ये देखा मुझे देखने पे पता लग रहा है ये इससे मिलता जुलता है, इसलिए मैंने 4 कॉमन लिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के। ठीक है, अब मैंने देखा ये साइन थोड़ा उल्टे है, अगर इसमें से मैं माइनस और कॉमन ले लूँ तो जो पॉजिटिव है वो तो नेगेटिव बन जाएंगे और जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएंगे पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये माइनस का 4a निकल के आ गया किसके इक्वल a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया -4a, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। हमें कह रहा है यहाँ पर कोई 12 बिंदु है, इसमें से कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। 12 बिंदुओं से हमें कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं जिसमें से 7
उन्हीं पॉइंट्स पे क्या है लाई कर रहे हो, 7 ट्रायंगल क्या है उसी पे लाई कर रहे हो। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि टोटल ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो 12 बिंदु से कितने ट्रायंगल लाई करते हैं, उन 12 में से फिर 7 उसी के अंदर कर रहे हैं तो उन 7 को हम घटा देंगे, तो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स आ जाएंगे कि कितने बन सकते हैं। तो ट्रायंगल के लिए हमें वही 3 पॉइंटों की जरूरत होती है, तो 12C3 में से 7C3 माइनस कर देंगे। अभी तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि 12 हमें पॉइंट्स दिए हुए, तो ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स तो हमें चाहिए चाहिए, तो इसलिए नीचे 3 लिख लेते हैं। तो 12 में से 3 ये हमने कर लिया, और ये 7 उसी प्लेन में लाई करेंगे, तो ये कॉमन होंगे, तो इन कॉमन है जो वो हमारे पास ऑलरेडी कंसिडर्ड होंगे, इसलिए उनको हम क्या है काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको क्या है नेगेटिव कर देंगे। तो ये हमने माइनस कर लिया, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। n माइनस r करा तो 9 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल करेंगे 3 × 2 × 1 माइनस, ऐसे इसका करेंगे तो 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, क्योंकि 9 से 9 कट गया और इधर 4 से ये 4 कट गया, और काट लो 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये काट लो 3 दूनी 6 से ये 6, तो ये तो बच गया इधर 7 पंजे 35, और ये आ जाएगा भाई तुम्हारा 11 दूनी 22, 22 ढाई के कितने हो गए 220, ये वैल्यू घटा दो 5, और 21 में से 3 गए तो 18। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स रिक्वायर्ड जो होंगे वो कितने बन सकते हैं 185 बनेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी पूरा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जो, इसमें हमें 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 फंक्शंस के रूप में, इस तरीके से। ये इधर इनकी मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई है, और इधर हमें ये फंक्शन गिवन है, ये A B C D 1 2 3 4, ये हमें दिया हुआ है भाई sin x प्लस के cos x, 3 sin x प्लस में 4 cos x, 2 sin x प्लस में cos x, sin x प्लस 3 cos x, ये √10 √2 5 √5, इनको हमें मैच करना है, ठीक है। तो और मैच किसके साथ करना है, ये तो फंक्शंस दे रखा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है A sin थीटा प्लस में B cos थीटा। अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या कर देते हैं √ में A² प्लस में B²। A² क्या साइन थीटा का कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, cos थीटा के B कॉफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को ऐड करके पूरे पे स्क्वायर √ चढ़ा देंगे, तो ये क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। इसके आगे क्या कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी 1 + 1 करेंगे 2। तो पहले का तो मैच हो गया भैया, ये इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं ABCD, तो A में तो मैच हो रहा है हमारा पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये इस तरीके से। अब हम इस पे चलते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 कितने का होता है 5 का, तो ये मैच हो गया इसमें, तो B मैच हो रहा 3rd में। अब इस पे आते हैं, तो इसमें करा हमने A का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है, 1 का स्क्वायर किया तो 1, तो ये √ में 5 ही रह गया, तो ये C हो गया 4 में ऐड, C हो गया 4 में, बच गया ये इसमें होगा। चेक कर लेते हैं इसको भी हम, कुछ नहीं है, तो इट मीन्स 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये √ में 10 निकल कर आ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।